होगी। तो शाइन डेलिगार्नो अनुक्रम इसे बोला जाता है जहां पर क्या है, एसी जी रिच एरिया, ए और जी एडेनाइन एंड गोनोसिन, ठीक है, यही क्या है, शाइन डेलिगार्नो बोला जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि यूकेरियोट्स में एमआरएनए पर कैप वाले सिरे पर आएगा, ठीक है, और एयूजी पर पहुंचेगा और उसके लिए एटीपी इंपॉर्टेंट है, जबकि इधर नहीं है, ठीक है। राइबोसोम इसमें आएगा कहां पर, और उस प्रक्रिया के लिए एटीपी आवश्यक है, जबकि प्रोकैरियोट्स में एटीपी जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे बात करें हम कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पहले कौन सी, हमेशा कौन सी छोटी सब यूनिट तो दोनों में ही आती है, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। यहाँ पे आएगी प्रोकैरियोट्स में तो कौन सी आएगी 30s, और वहां कौन सी आएगी 40s, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये बना ही 70s है ना राइबोसोम, राइबोसोम क्या है 70s है, तो ये 50s और 30s है, तो पहले 30s आएगी इसमें, 30s पहले आके जुड़ेगी एमआरएनए पर। और इधर राइबोसोम क्या है 80s प्रकार का है, यानी 60s और 40s, तो पहले कौन सी आएगी 40s पहले आएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें राइबोसोम और एमआरएनए के बीच संबंध बनाने के लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स की और कोफैक्टर्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में होती है, यानी कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम और एमआरएनए। राइबोसोम और एमआरएनए के बीच उसमें किसी भी तरीके का कोई कोफैक्टर या एंजाइम नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उधर हैं, उनके नाम होते हैं IEF1 IEF2 इस तरीके से नाम है उनके, ठीक है ना। आई मतलब इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है, तो उसे बोलते हैं IE, ठीक है, इसी वजह से उनके नाम है IE, EF1 EF2, ठीक है, इस तरीके से। कुछ होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे, जैसे EFTU EFTS, ठीक है, लेकिन इनका उसकी आवश्यकता होती है, उनके नाम लिखवाऊंगी मैं भी एक एक करके, इसलिए नहीं लिखा उधर। प्रारंभक कारक, ठीक है, कहाँ पे एसेंशियल EI ऐसे करके है ना, EF1 EF2 होते हैं, EF2 EF1, कहीं कहीं पर फिर इसके भी पार्ट्स हो जाते हैं स्मॉल EF, ठीक है ना। इसको एक मिनट है, ऐसे लिखो इसको, स्मॉल EIF1 EIF2, ठीक है ना, ये जरूरत है, मतलब यूकैरियोट्स इनिशिएशन फैक्टर EIF, ठीक है ना,
ये इस तरीके से होते हैं 3, 4 और फिर उसके बाद होता है फोर्थ A, B, C एंड D। फोर में A, EIF 4A, फिर EIF 4B, फिर EIF 4C, फिर EIF 4D, फिर अच्छा ये तो इतना ही रहने दो इसको, फिर EIF 5 एंड EIF 6। ठीक है, इतने फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स चाहिए तब जाकर के राइबोसोम और टीआरएनए आपस में जुड़ पाएंगे। और इस काम के लिए साथ में EIF2 और GTP बंधक प्रोटीन और चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसकी और आवश्यकता हो जाती है? GTP। EIF2 जब भी काम करेगा उसको क्या चाहिए? GTP। GTP, ATP की जगह GTP। EIF का काम मतलब EIF आवश्यक प्रारंभिक कारक हैं। जैसे ये mRNA है ना, इस mRNA के ऊपर क्या है? tRNA आ रहा है, तो वो अमीनो अम्ल को ला रहा है, तो ये एकदम से tRNA इस mRNA पे आके बैठ नहीं जाएगा। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स आएंगे बीच में, सब मिलकर के वो tRNA और mRNA का कॉम्बिनेशन बैठाएंगे। ये लिखा तो है, राइबोसोम और mRNA के बीच संबंध बनाने के लिए ये तो आवश्यक नहीं है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यहाँ पे जरूरी है। नहीं पता तो लिख देती हूँ, ठीक है ना। यूकैरियोट्स तो लिखा ही है, मैं राइबोसोम व tRNA संबंध हेतु जरूरी। ठीक है विपिन कुमार, आगे समझ में? और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, और ये आरंभक EIF वगैरह, EIF होता क्या है? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। नहीं पता तो लिख लो, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। देखो अंग्रेजी में आसान हो गया ना इसको पढ़ना एकदम। जब ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है, इसका मतलब क्या है? प्रोटीन के निर्माण के लिए आरंभ भी इसी से होगा, तो उसे शॉर्ट में लिख दिया EIF 1, 2 इस तरीके से। फोर्थ वाले के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फोर्थ A, B, C, D, फिर EIF 5 एंड EIF 6 होते हैं। अब इसमें होता क्या है? जो कॉम्प्लेक्स था कौन कौन सा? tRNA, ठीक है ना, और राइबोसोम। जब राइबोसोम की 40S इकाई कहाँ आके जुड़ेगी? mRNA के 5' कैप पर। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? ATP का जल अपघटन होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और EIF2 और GTP की प्रेजेंस में अमीनो एसिड tRNA और mRNA की 40S उप इकाई जुड़ती हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले कौन आया? EIF2, फिर उसके बाद EIF4 और EIF3 कैप और बंधक प्रोटीन की सहायता से एक साथ ले आते हैं। किसको? tRNA को और mRNA को, ठीक है। कैप बंधक प्रोटीन क्या करेगी? कैप से बांध देगी। उसके बाद EIF4 जो है वो ATP को फिर से यूज करेगा और AUG पर बढ़ना शुरू कर देगा। जब EIF3 जुड़ जाता है तो EUG कोडॉन को ढूंढने में मदद मिल जाती है। तो सबसे पहले कौन आएगा? EIF2, फिर आएगा 3 एंड 4, फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं EIF5, और वो क्या करेगा? 2 और 3 को फिर हटा देगा 5 आकर के, क्योंकि अब mRNA पर कौन? राइबोसोम आगे बढ़ने लग गया है। उसके बाद मिथियोनिन tRNA होगा और वो AUG से जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। EIF5 क्या करता है? कभी कभी GTP और
EIF2 के कॉम्बिनेशन को हटा देता है। ये मैं एक एक करके लिख पाऊंगी अभी तो, ठीक है ना। अगला अंतर क्या है, प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटीन जो सिस्टोन होंगे वो कैसे होंगे, पॉलीसिस्टोनिक, यानी कि एक ही mRNA से बहुत सारी प्रोटीन बन सकती है, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां मोनोसिस्टोनिक है, ठीक है। तो ये क्या है, सिस्टोन जो है पॉलीसिस्टोनिक होता है। मतलब सिस्टोन किसका हिस्सा है, डीएनए का, तो डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, तो डीएनए में पॉलीसिस्टोन्स रहे होंगे, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन, और यहाँ पर क्या है, मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए की वजह से क्या होता है, एक ही एमआरएनए से कई प्रकार की, लगभग सभी प्रकार की प्रोटीन बन जाती है, कई प्रोटीन बनेंगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक ही प्रकार की बनेंगी, एक एमआरएनए है तो वो एक ही प्रकार की प्रोटीन बनाएगा, दूसरे प्रकार की प्रोटीन नहीं बना सकता है, उसके लिए फिर दोबारा से एमआरएनए बनाना पड़ेगा। क्या दोबारा बताना है, आप क्लियरली बताओ, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है अंशु। अंशु फौजदार, दोबारा से क्या करवाना है, आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया। अब इस टॉपिक में ये है कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, वो संश्लेषण प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, वो है, ठीक है ना पूरा, क्योंकि वो बाकी तो मैंने कर दिया है ना, ठीक है। और अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तो अंतर आज बताया है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण समझ में नहीं आ रहा है तो आप पुरानी सारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक उसमें मतलब प्रोटीन संश्लेषण पूरा मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ये तो हो गए पूरे अंतर, ठीक है। जो स्पेशल क्वालिटी है यूकैरियोटिक की EF2 का क्या कैसे सीन है ये पूरा बता देती हूँ, ठीक है, क्या कैसे इनका काम है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे जो है इसमें क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। अब आगे यूकैरियोटिक में स्पेशल क्वालिटी क्या होती है वो देखना है, ठीक है ना। ठीक है, ये mRNA है, तो mRNA में ये 5' हो गया कैप, ठीक है, और ये हो गई 3' टेल, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, mRNA, ठीक है ना। अब mRNA में क्या है, ये हो गया कैप और ये हो गया टेल, ठीक है। तो अब इस कैप और टेल में क्या होगा, देखो भाई यहाँ पे राइबोसोम का फर्स्ट सब यूनिट आएगी, ठीक है ना, 40S, और 40S एंड उसके बाद कौन आएगा दूसरा 60S, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 40S सब यूनिट आई। 40S के बाद राइबोसोम की 60S सब यूनिट आएगी, ठीक है। अब 60S और 40S आने के बाद क्या होगा, इसमें यहाँ पर ये घूमेगा, ठीक है ना। घूमने के बाद जहां पर AUG होगा वहीं पर तो ये रुकेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है AUG, तो ये यहीं पर आएगा, ठीक है ना। अगर ये AUG यहाँ होता, मान लो AUG यहाँ होता, तो 40S पहले यहाँ आता, ये घूमता सब जगह, फिर यहाँ के रुक जाता, ठीक है। अब जब ये रुकेगा फिर क्या होगा, रुकने के बाद इस पर राइबोसोम और mRNA आपस में एकदम से कंबाइन नहीं हो पाते हैं, इनके बीच में गैप रह जाता है। इसकी कंडीशन आप ऐसे समझो कि अगर मैं साइड व्यू बनाऊं ना, तो इसकी कंडीशन ये है कि ये तो हो गया आपका स्मॉल सब यूनिट और वो ऐसे है। आई बात समझ में? यानी इसको फ्रंट में ना देख करके हम साइड व्यू में देखें तो होता क्या है, उसमें राइबोसोम के और mRNA के बीच में लगता ही है कि हाँ ये इस पर अटैच हो गया यहाँ पे इस तरीके से आकर के, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब आप उसका साइड व्यू देखोगे तो उसमें अंतर है, डिफरेंस है, आपस में अटैच्ड नहीं है। तो अटैच करवाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर EF वगैरह आएंगे, ठीक है। कौन कौन से यूनिट्स आएंगे, EF1 EIF सॉरी, मतलब EIF का मतलब क्या है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। EIF1 EIF2, ठीक है। तो सबसे पहले 1 सपोर्ट करेगा और 2 आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, EIF, वन का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है इसमें, आई बात समझ में। तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, EIF2 आएगा, और EIF2 आने के बाद यहाँ पर फिर कौन आएगा, EIF3 एंड EIF4। जब ये आ जाएंगे तो ये फिर GTP का यूज करेंगे, ठीक। फिर GTP का यूज करने के बाद क्या होगा, ये ढूंढेगा चारों तरफ, क्योंकि ये अभी आकर के क्या है, ऐसे समझो इसको कि ये ऐसे आकर के साइड में से खड़ा हो गया इसके पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हो गया राइबोसोम आपका, ठीक है। सॉरी, ये हो गया mRNA, ये हो गया राइबोसोम। तो ये क्या है, अभी ऐसे दिख रहा होगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ इसी के ऊपर अटैच्ड है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में गैप है। तो गैप को ठीक करने के लिए कौन आएगा, EIF1 EIF2 और EIF3 EIF4। जब EIF3 एंड 4 आ जाएंगे तो फिर ये चलना शुरू कर देगा, ठीक है। चलने के बाद ये क्या करेगा, JTP को खर्च करवाएगा, और GTP खर्च करवाने के बाद फाइनली AUG ढूंढेगा। अब मान लो इसके ऊपर घूमते हुए इसको AUG मिल गया तो ये रुक जाएगा। यहाँ पे रुकने के लिए कौन आएगा, फिर यहाँ पे EIF5 आएगा, वो इनको सबको हटवा देगा यहाँ से, ठीक है। अकेले रहेगा, क्योंकि अब फिक्स हो गया ना, पता चल गया कि इसको यहीं पे रुकना है। देन आफ्टर tRNA और अब क्या हो गया, इस तरीके से फिर राइबोसोम का और mRNA का क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया। अब इसके ऊपर tRNA आएगा, जब तक साइट पूरी नहीं है तब तक tRNA आएगा ही नहीं। क्लियर होगी बात? तो अब क्या होगा, फिर जब ये फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई 40S जो है आकर के जुड़ चुकी है, ठीक है ना, फिर इसके ऊपर 60S की सब यूनिट आ जाएगी। अब इसके ऊपर घूमते घूमते, अभी तक तो क्या थी, सिंगल सब यूनिट थी। जब EIF5 अपना काम कर देता है, सेकेंड ईयर BSc सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम। तो अब आगे बात करें कि इसमें फिर आएगी लार्ज सब यूनिट। तो स्मॉल सब यूनिट का नाम तो था 40S, क्यों, क्योंकि कहाँ पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में EF वगैरह की जरूरत ही नहीं होती है ना। और यहाँ पे आ गई ये 60S, ठीक है। S मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, tRNA आ जाएगा, ठीक। अब इसमें फिर एलोंगेशन शुरू हो जाएगा, फिर वो जहाँ पर मिथियोनिन, सबसे पहले मिथियोनिन को लाया जाएगा, फिर मिथियोनिन के बाद यहाँ पर मिथियोनिन को फॉर्मुलेटेड करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड आके जुड़ता तो फॉर्मुलेशन बोलते हैं उससे, है ना। यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि यूकैरियोट्स का है। फिर क्या होगा, ये थोड़ा आगे चलेगा, आगे चलने के बाद इसके ऊपर अगला वाला लेकर के आया जाएगा, ठीक है। दूसरा कोई भी जिस तरीके से यहाँ पे अगर मान लो CCG लिखा है, CCC लिखा है, तो प्रोलीन आना चाहिए ऊपर, इस हिसाब से। फिर इन दोनों अमीनो अम्लों के बीच में क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बंध बन जाएगा। फिर ये आगे खिसकेगा, जैसे ये तीसरी कंडीशन में आगे खिसकेगा, ये tRNA इससे अलग हो जाएगा। आगे बात समझ, और फिर ये प्रोसीजर चलता रहेगा।
तो इस तरीके की प्रोसेस को क्या बोलते हैं फिर? एलोंगेशन या दीर्घीकरण। ठीक है ना? दीर्घीकरण के लिए भी कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दीर्घीकरण के लिए जो चाहिए उन्हें क्या बोलेंगे? EF1 अल्फा बीटा गामा एंड EF2। जैसे समझो ये तो क्या थे? समारंभन थे ना, उसके बाद दीर्घीकरण। देखो भाई, दीर्घीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलोंगेशन। एलोंगेशन। तो एलोंगेशन के लिए दीर्घीकरण जब होगा तो उसके लिए फैक्टर्स चाहिए, कारक चाहिए। तो एलोंगेशन का कैपिटल E और फैक्टर मतलब होता है कारक। समझ आ गई बात? तो एलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, एलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा। बीटा ऐसे ही बनाना, वैसे तो आता होगा सेकेंड ईयर के बच्चों को, अल्फा बीटा गामा में अंतर है ना, पता लगा बी, ऐसे बी। ठीक है ना? अल्फा ऐसे बनता है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे अल्फा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कई बार गलत बनाते हैं। और फिर उसके बाद अगला होता है एलोंगेशन फैक्टर गामा। ठीक है, अब एलोंगेशन की कहानी हम पढ़ेंगे कल।